हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज काफ़ी समय बाद सोशल मीडिया पर हम लोग आए हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और वे छात्र छात्राएं जो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के जो भी परीक्षार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाए हैं, उनको हार्दिक अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। उनका भी रिजल्ट आउट हो चुका है और कॉलेज, स्कूल, हर चीज़ क्लोज हो चुका है, राइट। सोशल मीडिया पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग सिलेबस। स्टूडेंट, सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो साइड से अपना कुछ वर्क कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इस टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एनडीए का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, मेंस जेई हो या XYZ कोई भी हो, राइट। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो साइड से अपना जैसे कंप्यूटर का टाइपिंग, MS वर्ड, एक्सेल, राइट, ये हर चीज़ तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि छुट्टियां जब मन गई तो हम लोग क्या करें, थोड़ा मौज मस्ती कर लें, खेल कूद के दृष्टिकोण से या कहीं घूमने के दृष्टिकोण से। वो तो लगा रहेगा स्टूडेंट, आपको जब भी आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। खेल कूद, मौज मस्ती, पढ़ना, राइट, ये हर चीज़ चलता रहेगा। बट अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसको वर्क करने से पहले अगर हम एक टाइम टेबल सेट कर लें, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश करना चाहूँगा। अगर हमें मॉर्निंग टाइम में जगना है तो जगने के पश्चात हमें क्या करना होगा, ये रूटीन अगर हम सेट कर रहे हैं डेली बेस पे, हमारे लिए बेनिफिट होगा। दूसरा नंबर कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी पीरियड में अगर हम चाहें कि हमें, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हाई स्कूल के हैं या इंटर हैं, जो हाई स्कूल के बाद से इंटर फर्स्ट ईयर में जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 9th से 10th में जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 8 से 9th में जाएंगे, राइट। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 7th से 8 में जाएंगे। तो जिनका भी क्लास चेंज हो रहा है, तो आप अगर टाइम टेबल बना लो कि हमें इतना टाइम में मैथ्स पढ़ने हैं और ये टाइम हमारा साइंस का रहेगा, उसके बाद से हमारा जो टाइम होगा वो इंग्लिश का रहेगा, उसके बाद से हमारा सोशल स्टडी रहेगा, हिंदी रहेगा, राइट। ये आप अगर टाइम टेबल सेट कर ले रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा, राइट। उसके बाद से एक एक और टाइम टेबल सेट करो आप कि हमें इतने टाइम में खेलना है, ओके। खेल कूद पे भी फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कहा गया है, पहले के टाइम में लोग बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, राइट, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। क्लियर। बट सेम आज का कंडीशन क्या है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेकार। कुछ ऐसे कहते हैं लोग, ये ट्रोल है, ये हकीकत नहीं है, ये ट्रोल है। बट मेरा मानना है कि आप अगर अच्छे से वर्क पे बेस पे, जैसे हम कंटिन्यू 8 घंटे वर्क करते हैं, कंटिन्यू अगर हम 12 घंटे वर्क करते हैं, सेम अगर वही कंडीशन हम अपने स्टडी पॉइंट में लाएं, अगर स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करें तो समझिए हमारा ये वर्क है। अगर हम 8 घंटा वर्क कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह अगर हम समय दे रहे हैं, समय को अपना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने स्टडी में, स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने समय को मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाली फ्यूचर हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, राइट।
जो भी स्टूडेंट हुए क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, राइट, या 11th या 12th, ओके। आप अगर आपके घर अगर एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप अच्छा राह दिखाओगे तो वो अच्छे राह पे चलेगा। जैसे अगर छोटे से बच्चे को आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, तो वो एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन सुनेगा, तीसरे दिन बोलेगा वो भी क्या, गुड मॉर्निंग, राइट। अगर आप बोल रहे हो गुड इवनिंग, तो वो भी सुनते सुनते दूसरे दिन, 3 दिन 4 दिन होते होते उसके बाद वो भी बोलेगा गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड नाइट, राइट। तो आप जैसा उसको माहौल में ढालोगे, आप जैसा माहौल उसको दोगे, वैसा माहौल आपके पास मिलेगा। सेम कंडीशन आप स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, आप जैसा आप टाइम टेबल सेट करोगे, वैसा आपका फ्यूचर प्लान सही होगा। तो आइए, आई होप समय ज़्यादा न लेते हुए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट फोकस करेंगे जीव विज्ञान पे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के हिस्ट्री पे जाना चाहेंगे। कुछ ऐसा भी मानना है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बहुत कुछ कर सकता है, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक, राइट। पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक बहुत कुछ कर सकता है। और मनुष्य ही है जो बड़े बड़े मिसाइल्स को तैयार करता है। मनुष्य ही है जो अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स, लैपटॉप के माध्यम से, आपके डेस्कटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे वर्क करते हैं, राइट। मनुष्य का ही देन है कि हम पहले के अपेक्षा आज के टाइम में एक दूसरे से फेस टू फेस बात करते हैं, राइट। वही अगर पहले की बात किया जाए, पास्ट की अगर बात करें, तो उस टाइम पे क्या था, राइटिंग। हम लोग एक लेटर लिखते थे तो वो कई दिन बाद दूसरे के पास पहुंचता था, राइट। और आज के टाइम में क्या है, मिनट भी नहीं लगता है, हम फेस टू फेस बात कर लेते हैं, कुछ वर्क कर लेते हैं। और आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया है कि कुछ ऐसे भी स्कूल और कॉलेज हैं जो होमवर्क भी क्या करते हैं, ग्रुप के माध्यम से। स्कूल है, कॉलेज है, तो वो ग्रुप बन गया है कि ये क्लास 6 का ग्रुप है, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, राइट। बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग, राइट। स्टूडेंट, और ये भी ग्रुप बन गया है कि जो भी स्टाफ है, स्टाफ मेंबर का अलग। आपको अगर होमवर्क देना है, बॉयज, गर्ल्स, क्लास कौन सा है, 6 या 7th, ओके। सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, मैथ, या हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, राइट, या कंप्यूटर्स या जीके, जो भी हो, XYZ, यह चीज़ होमवर्क भी मिल जाता है। और तो और ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि उस ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हो, और उस ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, नोट्स की भी तैयारी कर सकते हो। पहले के टाइम में देखिए कैसा राइटिंग था और आज के टाइम में राइटिंग क्या है, ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं मानता हूँ। कुछ ऐसे आज के टाइम में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, अच्छे हैंड राइटिंग से लिखते हैं, अच्छी राइटिंग है, मैं पुअर नहीं मानता हूँ, बट पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया है, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बायोलॉजी। अगर हम बात करना चाहें स्टूडेंट बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, राइट, सरल शब्दों में, तो अगर हम सरल शब्दों की अगर बात करना चाहें स्टूडेंट, तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, राइट। ये एक सरल सी भाषा हो गया, एक सरल सा, ये क्या कह सकते हैं हम, जैसे कहा जाता है कि हमें 10 किलोमीटर दूर जाना है, राइट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये डायरेक्शन देते हैं कि आप डायरेक्ट राइट हो जाओ, राइट से लेफ्ट हो जाओ, राइट, बिल्कुल सीधा आपको जाना है।
बट कुछ लोग क्या करते हैं, आपको ऐसे डायरेक्शन देंगे कि यहाँ से आपको 2 किलोमीटर आगे जाना है, वहाँ से लेफ़्ट लेना है, 500 मीटर जाओगे, फिर वहाँ से राइट लोगे, 1.5 किलोमीटर आगे जाना है, फिर वहाँ से लेफ़्ट लोगे 2 किलोमीटर, मतलब ऐसे घुमा के बताएंगे आपको। क्लियर? और वही कुछ ऐसे डायरेक्शन देंगे, क्या कहेंगे, आप राइट हो, बिल्कुल सीधे निकल जाओ, आगे जाके फिर लेफ़्ट हो जाना, फिर डायरेक्ट निकल जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो सेम वही कंडीशन, जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी जीवधारियों का या जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, राइट। अब देखिए, अगर अच्छे से अगर एग्जाम्पल सेट करना चाहें हम जीव विज्ञान का, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, वो देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, जीव विज्ञान जीव और जीवित प्राणियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, जीवन और जीवित प्राणियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह जीवन के सभी पहलुओं जैसे संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति, वितरण और व्यवहार का अध्ययन करता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, राइट। अब इसमें यह कह रहा है स्टूडेंट कि संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति। अब देखिए, संरचना का मतलब होता क्या है, मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, आप क्या बता सकते हो? बिल्कुल, संरचना अर्थात स्ट्रक्चर, किसी चीज का हम संरचना करते हैं, स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं। जैसे अगर हमें घर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका मॉड्यूल तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सेम वही स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद से करें स्टूडेंट, कार्य अर्थात वर्क। स्ट्रक्चर तो हम बना लिए, मॉड्यूल तो तैयार कर लिए, बट हमें उस पर वर्क करना होगा। क्या करना होगा स्टूडेंट, वर्क करना होगा। और तीसरा कह रहा है विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डेवलपमेंट, अर्थात हमें विकास कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगा। एक छोटा सा एग्जांपल सेट करना चाहूँगा स्टूडेंट, जैसे आप चना देखे होंगे, मक्का देखे होंगे, चने या मक्के का बीज, और छोड़िए गेहूं, धान देखे होंगे, राइट। एक छोटा सा कोई सा भी बीज ले लीजिए, उस बीज को मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में डाल दीजिए, राइट। अब देखिए डालने का प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहले हमने एक बीज को डाला, कहाँ पे, मिट्टी में, सॉइल में, राइट। जब हम उस मिट्टी में बीज को डालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं। तो वो मॉड्यूल हमारा क्या होता है, सॉइल अर्थात मिट्टी। मिट्टी को हम बिल्कुल मुलायम और बिल्कुल जैसे कहा जाता है रफ टाइप, रफ से भी अच्छा बनाते हैं उसको, राइट। और उसके बाद से हम उस पर वर्क करते हैं। तो हमारा वर्क क्या होता है स्टूडेंट, उस बीज को उसमें डालना, उस बीज को डालने के पश्चात अच्छे से उसके निराई गुड़ाई करना, उसको अच्छे से सिंचाई करना, सिंचित करना, राइट। जब ही वो बीज एक छोटे से आकार या एक रूप धारण करता है तो वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, ग्रोथ होता है, राइट। अब वो ग्रोथ धीरे धीरे एक अंकुरित रूप धारण करता है, अंकुरित होता है, अर्थात यहाँ पे वर्क हो रहा है, ये बीज का अंकुरित होना। जैसे वर्क होता है तो फिर वहाँ से इसका डेवलपमेंट होता है, अर्थात विकास होता है, इसका वृद्धि होता है, इसका ग्रोथ होता है, राइट। समझ में आ गया आपको? अर्थात ये रहा हमारा, इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि संरचना, कार्य। क्लियर हो गया? तीसरा ऑप्शन हमारा था विकास, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, डेवलपमेंट या ग्रोथ। ये भी क्लियर हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। अब देखिए चौथा स्टेप कह रहा है उत्पत्ति, राइट। ये तो सबको पता होगा उत्पत्ति है क्या, इसमें बताने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक न एक दूसरे के माध्यम से क्या हुआ है, उत्पत्ति लिया है। जैसे हमने एक बीज को डाला और बीज जब अंकुरित हुआ, उसका वृद्धि विकास होने लगा तो एक छोटा सा पौधा का रूप धारण किया। किसका?
एक छोटा सा पौधे का रूप धारण किया, और वो एक छोटा सा पौधा का रूप धारण कर रहा है जब तक उसको खनिज लवण, कैल्शियम, विटामिन्स, ठीक है, यह हर चीज़ मिल रहा है, जल संचित किया जा रहा है, और जब भी एक बड़ा सा पौधा का रूप धारण करता है तो वो क्या करता है। अब इंटर में जब हम जाते हैं ना तो वहाँ पे एक चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर, प्रजनन, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, ये मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट में होते हैं, पुरुष एवं स्त्री, राइट, नर एवं मादा दोनों प्रोसेस होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये प्रोसेस जब एक पौधा धीरे धीरे बड़ा आकार लेता है, इसका वृद्धि और विकास जब बड़ा होता है तो एक वृक्ष का रूप धारण करता है, राइट। जब वृक्ष का रूप धारण करता है तो इसमें प्रोसेस होते हैं पुंकेसर और स्त्री पुंकेसर। क्लियर? ये दो प्रोसेस होते हैं जो हम अभी इससे पहले बात किए थे, रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्लियर? ये रिप्रोडक्शन सिस्टम इस पे लागू होता है जैसे एक मक्के का बीज, आप देखे होंगे जब मक्के का बीज को हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो एक छोटा सा अंकुरित का रूप धारण करता है। जो ही वो अंकुरित जब होता है तो एक छोटा सा पौधा का रूप धारण करता है, और वो पौधा एक बड़ा सा वृक्ष का रूप धारण करता है। और जब वृक्ष, उसकी जो पत्तियां होती है ना, उसकी जो तना होती है, तना से और पत्ती के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा गैप होता है। और वही जब बड़ा होता है तो वहाँ उसका जो बीज होते हैं ना अंकुरित, वो भाग हवा के झोंकों के माध्यम से उसमें गिरता है। कहाँ पे? पत्तियों और टहनियों के बीच में। अर्थात ये जो इसकी शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, इसकी ब्रांच काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जब वृक्ष की ब्रांच काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उस पीरियड में अलग अलग उसकी संरचनाएं होती हैं, और वहाँ पे एक बीज से काफ़ी ज़्यादा बीज अंकुरित होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा उत्पत्ति। ओके स्टूडेंट, हमने क्या समझा? सबसे पहले संरचना, दूसरा नंबर कार्य, तीसरा नंबर विकास, और चौथा हमने क्या सीखा? उत्पत्ति, राइट। अब उसके बाद से स्टूडेंट है वितरण और व्यवहार। क्लियर? वितरण और व्यवहार, व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा है? क्लियर? अब आप कहोगे एक पौधे का व्यवहार क्या निरूपित किया जा सकता है, राइट, बट निरूपित किया जा सकता है पौधे का भी। आप जब बॉटनी में जब जाओगे, अर्थात आप इंटर पे जाओगे, इंटर में, राइट, इंटर में जाओगे तो वहाँ पे साइंस का पार्ट अलग हो जाते हैं। आपका पार्ट तो यहाँ पे हाई स्कूल में सिर्फ एक ही साइंस होता है ना, बट उसको हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं साइंस में? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट। तो फिजिक्स हमारा अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग हो जाता है, और बायोलॉजी अलग होता है, राइट। सेम प्रोसेस वही। अब हम इसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सिर्फ पार्ट पढ़ते हैं, भाग पढ़ते हैं। वहीं इंटर में हम जाते हैं तो एक बुक का रूप धारण कर लेता है। वो होता है फिजिक्स का अलग बुक होता है, केमिस्ट्री का अलग बुक होता है, और बायोलॉजी का अलग बुक होता है, राइट। अब देखिए, जब हम इंटर में बायोलॉजी का बुक अलग पढ़ते हैं तो उसमें भी ब्रांच हो जाते हैं, और उसमें ब्रांच होते हैं जूलॉजी एंड बॉटनी, राइट, जूलॉजी एंड बॉटनी। वही हम इंटर के बाद से जब बीएससी करते हैं तो बीएससी में भी प्रोसेस अलग हो जाते हैं, जूलॉजी का अलग हो जाता है और बॉटनी का अलग होता है। बॉटनी का भी अलग ब्रांच हो जाते हैं और जूलॉजी का भी कई ब्रांच हो जाते हैं, राइट। तो वो आगे वाली बात है, बट हम यहाँ पे पहुँचेंगे। वो था शब्द व्यवहार एंड उत्पत्ति, अर्थात आपका व्यवहार कैसा है, आपका वितरण क्या है, राइट। उसके बाद से देखिएगा स्टूडेंट, करें कि जीव विज्ञान की परिभाषा का विस्तार कैसे हम कर सकते हैं। करें कि जीव विज्ञान जीवन के हर रूप का अध्ययन करता है,
जीव विज्ञान जीवन के हर रूप का अध्ययन करता है, चाहे वह एक कोशिका वाला जीवाणु हो या बहुकोशिकीय वाला जीवाणु हो। अब दो शब्द आ रहे हैं इस पे, अभी हम लोग चर्चा किए था ना इससे पहले। इसमें दो प्रोसेस हो रहा है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, राइट। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए एक कोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय क्या है, राइट, बिल्कुल सरल सा और सिंपल सा अगर परिभाषा बनाना चाहें तो एक कोशिकीय जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसे एक कोशिकीय कहते हैं। अब बहुकोशिकीय जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं उसे बहुकोशिकीय कहेंगे, राइट। अब इसका एग्जाम्पल जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोशिकीय है। अब बहुकोशिकीय की अगर हम बात करते हैं तो जैसे गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, मनुष्य, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय, अर्थात बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, राइट। देखिए कोशिका की अगर बात किया जाए हम तो कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं सेल, क्या बोलते हैं, सेल, राइट। देखिए चैप्टर धीरे धीरे घूम रहा है। हमने स्टार्ट किया जीव विज्ञान से, जीव विज्ञान की परिभाषा हो गया। अब हम जीव विज्ञान के ब्रांच के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से अगर जीव विज्ञान की ब्रांच की बात कर रहे हैं तो जूलॉजी एंड बॉटनी, बट अगर उसकी भी शाखाएं अगर हम करना चाहें तो वो भी ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, बिल्कुल लॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब हमने क्या बात किया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं, राइट। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिका से मिलकर बनने वाले को एक कोशिकीय कहते हैं। बहुकोशिकीय अर्थात बहुत सारी कोशिकाओं से जो मिलकर बने उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। एग्जाम्पल में जैसे पैरामीशियम और यूग्लिना एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय में कुत्ता, भेड़, बकरी, मनुष्य इत्यादि, राइट, ये बहुकोशिकीय हो गया। अब देखिए अब इसमें एक और ऑप्शन आता है, क्या, कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल, क्या बोलते हैं फ्रेंड, सेल, राइट। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो क्लास 9th में पढ़े होंगे, कोशिका किसे कहते हैं, पढ़े होंगे ना। 9th वाले बच्चे अब 10th में गए, 10th वाले बच्चे 11th में गए, उसके बाद से वो क्या गए, 12th में गए, अर्थात इंटरमीडिएट लास्ट क्वालिफाई में जब गए तो वहाँ पे मिल गया क्या, कोशिका, राइट। जंतु कोशिका, पादप कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, समझ में आ रहा है। बट हमने तो 9 में पढ़ा था इसको, अब 10 में भी भूल गए, 11 में भी भूल गए और 12 में हमारे सामने मिल गया ये। अब करेंगे क्या है, घन चक्र में फंस गए। तो वही मैं बोलता हूं आपको कि अगर आपका बच्चा, मैं नहीं देखता हूं कि आप कौन वीडियो देख रहा है, आप स्वयं देख रहे हो, आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके बच्चियां देख रही हैं, या XYZ कोई स्टूडेंट देख रहा है, राइट। मतलब मेरे बात कहने का मतलब ये रहा कि अगर कोई बच्चा अगर देख रहा है, स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है, तो आप क्लास 9th में अगर हो तो अच्छे से स्टडी कर लो। अगर आपका बच्चा क्लास 6 में है या क्लास 5 में है तो मैं ये सोचता हूँ, मैं उसको ये एडवाइस दूंगा कि आपके बच्चे का फ्यूचर ऐसा होना चाहिए कि वो जब क्लास 9th तक आए या क्लास 10th तक आए तो उसको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। बात समझ में आए, क्योंकि क्लास 5 का जो साइंस है, क्लास 6 का जो साइंस है, क्लास 7th का साइंस है, क्लास 8 का साइंस है, सेम क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक का जो साइंस है, सेम उसी का निचोड़ आपको 9th में मिलेगा। जो हम 9th तक पढ़े रहते हैं साइंस, वही साइंस हमें 10th में मिलता है, और जो हम 10th में पढ़ते हैं वही साइंस हमारा 12th में मिलता है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर हो या इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर हो। बट हम साइंस क्लास 5 में एक ही साइंस पढ़ते हैं, क्लास 6 में भी एक ही साइंस पढ़ते हैं, क्लास 7th में भी एक ही साइंस पढ़ते हैं, एक ही बुक, और क्लास 8 में भी एक ही बुक, क्लास 9th और 10th में भी एक ही साइंस पढ़ते हैं, राइट। बट क्लास 5 से लेके क्लास 9th तक, क्लास 8 तक साइंस हमारा एक ही बुक रहता है, उसमें ब्रांच भी अलग अलग नहीं होते हैं, राइट।
और स्टूडेंट को भी ये भी नहीं बताया जाता है कि हमारा जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक फिजिक्स है, चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 9 तक केमिस्ट्री है, और चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 14 तक या 15 तक बायोलॉजी है, ये भी नहीं बताया जाता है। तो जब बच्चे को हम स्टार्टिंग लेवल पे ये नहीं बताएंगे कि आपको कैसे स्टैंड होना है, तो वो बच्चा जब आगे बढ़ जाएगा उस टाइम हम कहेंगे कि बच्चे आपको ऐसे स्टैंड होना है, तो क्या करेगा वो? टाइम लेगा ना, टाइम लेगा कि नहीं? बिल्कुल टाइम लेगा। तो मेरा मानना है कि जब बच्चा आपका अभी, जैसे अपने देहात में या भोजपुरी में लोग क्या कहते हैं, अभी बच्चा बिल्कुल माँ होके चल रहा है, तो ऐसा उसको ऐसा कीजिए ना कि वो उसी टाइम से धीरे धीरे स्टैंड हो जाए। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपका बच्चा अगर क्लास 5 में है तो उसको ऐसा कीजिए कि वहीं से धीरे धीरे वो स्टैंड लेना शुरू हो जाए। आप कहानी सुने होंगे या कहावत सुने होंगे कि कोई बंदा एक सिर्फ उंगली पकड़ता है और पकड़ते 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 ये पूरा पकड़ लेता है कलाई, पकड़ता है ना। तो सेम प्रोसेस वैसे ही आप अगर एक बच्चे को सिर्फ उंगली अगर पकड़ा रहे हो तो ऐसा करो, आपका बच्चा अगर क्लास 5 में है या 6 में है तो उसी टाइम से उसको धीरे धीरे स्टैंड करना सिखा दो। और जब हम उसी टाइम में बच्चे को नहीं स्टैंड करते हैं तो वही बच्चा जब क्लास 9th और 10th में जाता है तो पता चलता है कि उसके ही पेरेंट्स 2-2 3 दिन जगह ट्यूशन पकड़ा लेते हैं। क्यों? कि हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छा सा तैयारी कर ले। जब बच्चा 2-2 3 दिन जगह ट्यूशन पकड़ता है, उसके बाद से लास्ट में घर पे भी टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, उसके पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं, तब बच्चे को ये समझ में आता है क्या कि ओ ये तो मैंने क्लास 5th में पढ़ा था, ओ यार सॉरी ये तो मैं क्लास 6 में देखा था यार, था ओ यार गलती कर दिया मैं। काश, अब वहाँ पे ये शब्द क्या आता है? काश। बात समझ में आ रहा है? वो शब्द आता है कि काश मैं पहले कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। ओके, चलिए वो बात की बात है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हम लोगों ने बात की है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, राइट। एक कोशिकीय में स्टूडेंट जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। दूसरा ऑप्शन था बहुकोशिकीय, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी मैं बताया था आपको, राइट। उसके बाद से स्टूडेंट सबसे पहले अगर बात किया जाए तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, उसके बाद से उसमें शब्द आते हैं कोशिका। हमने जिक्र भी किया था कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका का खोज कब हुआ था, राइट। क्योंकि वे स्टूडेंट क्लास 5 और 6 में सिर्फ छोटे से शब्द में पढ़ते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय पढ़ते हैं ना। 6 7th में भी जाते हैं एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, फिर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं प्रजनन किसे कहते हैं, प्लाज्मा किसे कहते हैं, केंद्रक किसे कहते हैं, लिपिड्स किसे कहते हैं। ये धीरे धीरे 6 7 8 में बढ़ना शुरू हो जाता है और पता चलता है 9 में आते हैं तो क्या मिल जाता है? ओ तेरी की कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका का खोज और कब किसने किया था, जंतु कोशिका क्या है, पादप कोशिका क्या है, ये हर चीज़ मिल गया। वो हमने तो वहाँ पढ़ा था सिर्फ एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे तो बड़ा हो गया यार, बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमने जिक्र किया कि कोशिका किसे कहते हैं। सबसे पहले सन 1665 में, ध्यान से सुनिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, जिस वैज्ञानिक का क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। सन 1665 में उसने खोज किया था किसका? कोशिका का। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका का खोज किसने किया, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था।
एक नंबर क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, कब हुआ था? तो सन 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। राइट। अब देखिए, एक और ऑप्शन होता है, कार्क की पतली स्लाइड्स। कार्क देखा है ना, कार्क? अच्छा, कार्क नहीं देखे होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। वृक्ष देखे होंगे, वृक्ष, पेड़, ठीक है। एक जब पेड़ की जो ब्रांच होती हैं, ब्रांच, उसकी शाखाएं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाली बोलते हैं ना। देखिएगा, कुछ ऐसे भी वृक्ष होंगे उसके आसपास में, ब्रांच के आसपास में, उसकी सराउंडिंग, उसके आसपास में, ब्रांच के आसपास में, उसके टहनियों के आसपास में बिल्कुल गोलाकार आकार का होगा, छोटा छोटा। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, राइट। साइज छोटा भी, बड़ा भी, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा। क्लियर? वो डिपेंड करता है एक वृक्ष के ऊपर, राइट। एक पौधे के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पौधा छोटा होगा तो उसकी जो काट होगी बिल्कुल छोटा होगा। अब आप कहोगे छोटा है तो छोटा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप 1 कुंटल का वेट ले लो, ले पाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी अगर नहीं है 1 कुंटल उठाने का वेट, तो क्या आप 1 कुंटल का वेट उठा सकते हो? नहीं। तो सेम वही कंडीशन, अगर एक छोटा सा पौधा है तो उसकी भी काट छोटा भी हो सकता है। क्लियर? अगर बड़ा वृक्ष है तो उसका काट मिनिमम से मैक्सिमम हो सकता है, उसका काट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, राइट। तो रॉबर्ट हुक ने एक एक कार्ड को काटा और काटने के पश्चात उसके बिल्कुल पतले स्लाइड पे रखा, राइट। और सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा कि उसमें बहुत सारे कोशिका मिले। कब? सन 1665 में। कब स्टूडेंट? सन 1665 में, राइट। कोशिका, जिसको हम बोलते हैं सेल की खोज सन 1665 रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कार्क की पतली काट के सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, राइट। मधुमक्खी देखे हैं? मधुमक्खी सेम मधुमक्खी के छाते के आकार का होता है। अब समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखिए। किस पे? उस स्लाइड पे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के आकार का उसकी संरचना था। कार्क को, जब कार्क को उसने पतली स्लाइड पर रखा तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार का उसका आकार है, राइट। जब देखा तो उसका उन्होंने नाम क्या रखा? कोशिका सेल। क्या नाम रखा? सेल या कोशिका, राइट। आगे कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के से कार्क की पतली काट का अध्ययन किया। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, जिनमें छोटे छोटे डिब्बे थे। डिब्बे समझ आना, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटा छोटा। जब मधुमक्खी के आकार का, छत्ते का आकार का है, तो उसमें देखे होंगे मधुमक्खी के आकार जो होता है छत्ते का, उसमें बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक जैसे डब्बे टाइप में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुक ने इन डिब्बों को कोशिका अर्थात सेल नाम दिया, जो एक लैटिन शब्द है जिनका अर्थ है छोटा कमरा। क्लियर? अर्थात हुक ने इन डिब्बों को जब सेल कहा, कोशिका कहा, नाम दिया, तो इनका लैटिन शब्द रखा। क्या लैटिन शब्द उनका था? छोटा कमरा। क्लियर? जैसे मधुमक्खी का जब छोटा आकार होता है ना, उसका छत्ता, तो उसमें बिल्कुल छोटे 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 अलग अलग पार्ट होते हैं। क्लियर? जैसे हम एक कोई घर जब बनाते हैं, तो उसमें हम कमरा सेट करते हैं, राइट। डाइनिंग टेबल वाला या किचन का या वो
बेडरूम, ठीक है, ये हर चीज़ रहता है ना। तो सेम वैसे ही जब हम एक घर को सेट करते हैं तो उसमें भी छोटा छोटा कमरा होता है। सेम वैसे ही एक मधुमक्खी के छत्ते का जो आकार होता है उसमें भी उसने क्या लैटिन नाम रखा, छोटा कमरा। क्लियर? कब किया था? सन 1665 में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। क्लियर? रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई संरचनाएं वास्तव में मृत पादप कोशिका थी। अब ये जो कोशिका देखा गया था ना, ये बिल्कुल क्या था? मृत पादप कोशिका। और ये कोशिका भित्ति क्या था? डेड, मृत। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि एक और वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने सन 1674 में, कब है स्टूडेंट? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। दो क्वेश्चन बनते हैं कि रॉबर्ट हुक सन 1665 में जो खोज किए थे, कर्क की पतली स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा तो उसमें उसका लैटिन नाम रखा था कोशिका का छोटा कमरा, राइट। और वो कोशिका कैसा था? मृत कोशिका। और सन 1674 में, अब देखिए 65 में उसने किया और 74 में इसने किया। कौन? एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने। और सन 1674 में इसने खोज किया था, वो क्या था? जीवित कोशिका। क्लियर? आगे बढ़ा जाए इसमें। अब देखिए एक और शब्द इसमें आता है स्टूडेंट कि रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका में नाभिक की खोज किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में नाभिक की खोज की थी। और नाभिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्थित होता है। अब दो शब्द आते हैं, जब आप 9th में जाओगे ना तो वहाँ पे मिलेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं एंड पादप कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एंड यूकैरियोटिक कोशिकाएं, राइट। वही कह रहा है कि नाभिक में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्थित होता है, राइट। यह एक दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। यह एक दोहरी झिल्ली होती है जो मुख्य रूप से प्रोटोप्लाज्मिक, जो झिल्ली होता है प्रोटोप्लाज्मिक शरीर को ढकती है, जिसमें आनुवांशिक जानकारी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए, राइट। रॉबर्ट ब्राउन ने साबित किया कि नाभिक मुख्य रूप से आनुवांशिक जानकारी का भंडार है, अर्थात उस नाभिक में जो आनुवांशिक होते हैं वो एक बहुत बड़े भंडार हैं, ठीक है। और किसका भंडार है? उस आनुवांशिक जानकारी का जो हम निचोड़ निकालते हैं, किससे? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और उसका जो दोहरी झिल्ली होती है, वो झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटोप्लाज्मिक। किसका बना होता है? प्रोटोप्लाज्मिक का बना होता है। और एक बिल्कुल एक शरीर की तरह वो ढका रहता है, कवर्ड रहता है, राइट। तो आई होप ये वीडियो बिल्कुल लंबा हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट, और विस्तृत जानकारी करेंगे और विस्तृत बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन बिल्कुल थोड़ा हट के चलेंगे, उसके बाद से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट क्लास 5th से 6 में आए हैं उनका भी कवर किया जाए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में उनको कोई डिफ़िकल्ट ना हो, राइट। 6,
7th 8th 9th 10th, ठीक है, और इंटरमीडिएट वाले, अर्थात 6 से लेके 12th तक जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं, आप इस पे जुड़िए। अब इस वीडियो को देखिए और फिर समझिए, कमेंट कीजिए कि अच्छा है या नहीं है, राइट। तो थैंक्स फॉर